हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 14 अक्टूबर का करंटली एपिसोड लेकर आया हूँ। सबसे पहले द डायमेंशन फैक्ट्री, इसमें आज से रिवीजन वाला एस्पेक्ट टच करेंगे, बताऊंगा क्या है। एंड द सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के, जिसमें से टोटल 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड 7 आर्टिकल्स हैं, मोस्टली जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड मेंस इनरिचमेंट वाला 1 या 2 आर्टिकल है जिसको मैंने इंक्लूड किया, उसको भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले द डायमेंशन फैक्ट्री में आते हैं। मैंने ऑलरेडी कल हमारे डेडिकेटेड ग्रुप 2026 का है, जिस पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक पे क्लिक करके अब हमारे जो 2026 का अंडरस्टैंड यूपीएससी का डेडिकेटेड ग्रुप है, जहाँ पे आंसर राइटिंग, आंसर रिव्यूइंग एंड प्रीलिम्स जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकेंडली, जो पीडीएफ्स हैं हमारे, उसको आप उसी डिस्क्रिप्शन के लास्ट लिंक पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। एंड जो फर्स्ट लिंक है हमारा, उसको भी आप क्लिक करके जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी का, उस पर भी पहुंच सकते हो। सो द डायमेंशन फैक्ट्री में मुझे ये कहना था कि कल मैंने टॉपिक बता दिया था। एंड टॉपिक जो है बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। एंड टेक्निकली कहो तो आज से ही मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट किया है हमने। आज जो है टॉपर्स जो कॉपी है उसको यूज़ करेंगे। पहले तो खुद से ट्राई करेंगे, जो हमारा एक प्रोसीजर होता है। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ कि मैं ना अब जो भी टॉपिक दूंगा ना, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मतलब 10th से पहले भी स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा होगा, या कल भी मैंने बताया तो मे भी आज भी पढ़ा होगा, या अभी यूपीएससी प्रिपरेशन के फेज में भी पढ़ा होगा। सो थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता ही होगा, बट काइंड ऑफ हम ना डेली एक तरह से रिवाइज कर लेंगे और उसी नॉलेज को यूज करते हुए हम अपने आंसर्स फ्रेम करेंगे। सो जब भी स्वदेशी मूवमेंट दिमाग में आएगा, ठीक है, अब आपको ये, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर लाइव नहीं देख रहे हो तो आप लोग जो वीडियो जब भी देख रहे हो तब कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। स्वदेशी मूवमेंट जब भी आएगा दिमाग में, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले आएंगी? सबसे पहले आता है ईयर, ठीक है। वायसराय आता है, करजन, वही था ना तब। क्यों आया था स्वदेशी मूवमेंट, ये भी आता है। क्या था, बंगाल जो था उस समय में एग्जिस्टिंग बंगाल, उसका पार्टीशन हो रहा था, दैट इज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। और ये कम्युनल एंगल से ये हो रहा था। मतलब इंडिया का जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट था एट दैट टाइम, जिसको कांग्रेस के मॉडरेट्स लीड कर रहे थे ना, उसको कमजोर करने के लिए किया जा रहा था। एंड बंगाल आपको पता है कि गढ़ रहा है। इनिशियली जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया बंगाल ने, बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स ने, बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स ने, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके दिमाग में आता है, और इसको कम्युनल एंगल से टच करना है, ध्यान रहे। इसका रीजन यही था करजन का। देन हमारे दिमाग में क्या आता है, इसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें की गई थी, जो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का मतलब पार्ट था। कि हमने मतलब कि बहुत सारी चीज इनिशिएटिव्स ली थी इसके अगेंस्ट। सबसे पहले मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं, कांग्रेस सेशंस का सोच सकते हैं। 1905 से लेके 1907 का जो फेज था, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस जो मॉडरेट्स के जो मतलब विचार नहीं मिलते थे, तो उसी के बीच में जो कांग्रेस के सेशंस हो रहे थे। स्पेशली 1906 का जो सेशन था, उसको, उस सेशन में जो एक डिक्लेरेशन आई थी जिसमें 4 चीज़ों को टच की गई थी। पहला था, यू ऑल नो, फर्स्ट थिंग वाज ये बाइकआउट करना है ब्रिटिश गुड को, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से ना स्वदेशी मूवमेंट को लीड करेंगे। एंड इस तरीके से हम ना एक तरह से हम असहमति दिखाएंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो डिक्लेरेशन आया था, और हम प्रेशर बनाएंगे ऑन ब्रिटिश जो उस समय गवर्नमेंट थी इंडिया में, या लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कि जो मतलब पार्टीशन होने वाला था उसको वो रद्द कर दे, ठीक है। सो बाइकट, ठीक है, उनके जो फॉरेन गुड्स थे। फिर उसके बाद स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है, नाम ही स्वदेशी मूवमेंट। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल कह सकते हो कि हम अपने मतलब काउंसिल को सेट करेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्वराज, ठीक है। तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के रोल हम बात कर सकते हैं। तिलक के बारे में, पंजाब से जो थे लाजपत राय के बारे में, और बिंदु घोष तो है ही, जो मतलब कि और भी जो लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के। एंड यू ध्यान रहे कि बंगाल का पार्टीशन हुआ है, एंड तिलक जो कि महाराष्ट्र से हैं, लाजपत राय जो ये पंजाब से हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग काइंड ऑफ लीड कर रहे हैं, ठीक है। ये है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे कि कल्चरल एस्पेक्ट में हम देख लें तो हम अपने आर्ट्स को रिवाइव कर रहे थे, पेंटिंग्स खास करके।
एंड राखी वगैरह, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये कम्युनल एंगल ही है ना, इसी तरीके से डिवाइड किया गया था ना। देन वी हैव जो रक्षाबंधन मनाया गया, वंदे मातरम गाया गया, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होगा, इसी को यूज करेंगे आंसर में, ठीक है। आई होप ये वाला सेक्शन मैंने जो ऐड किया है, अब आप पढ़ो ना पढ़ो एक तरह से हेल्प करेगा कि आप अच्छे से आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाओगे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, और जो अगर बच्चे नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इस वीडियो को पॉज करके फॉर 2 3 4 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है, और अभी ब्रेनस्टॉर्म बस करना है, और आंसर बाद में लिख लेना है इसी ब्रेनस्टॉर्म के बेसिस पे। अगर ना भी लिख पाओ चलेगा, ब्रेनस्टॉर्म कॉपी भी आप सबमिट कर सकते हो, बट एवरी डे एक टॉपर की कॉपी से आंसर लिखना अप टिल दिसंबर लास्ट, मैं चाहता हूँ ये टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है। सो सी फॉर कोड डिमांड, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोड डिमांड या डिमांड्स क्या है जिसे हमें एड्रेस करना है, स्पेशली बॉडी पार्ट्स को, उसमें कितने हेडिंग्स सब हेडिंग्स में हमें ब्रेक करना है, ये ध्यान रहे। देन स्ट्रक्चरिंग पे, जिसका कि आपको पता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो होता ही है, बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और बॉडी को कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स में हम ब्रेक करेंगे, यही कोड डिमांड्स को यूज करते हुए यहाँ मायने रखेगा। देन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को साथ में ही क्लब कर देता हूँ, तो CSIC एंड द वैल्यू एडिशन पार्ट, कैसे इस आंसर में जो जनरलिस्ट जो मतलब जेनरिक लेवल पे आंसर्स लिखे जाएंगे, मोस्टली बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन वो ऐड करेंगे, बट आधा नंबर 1 नंबर हम कहाँ गेन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। खास करके इसमें टॉपर्स की कॉपीज बहुत मायने रखती है, आंसर हमारा कंप्लीटली जेनरिक ना हो, ठीक है। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज एन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, 1905 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था। पहला डिमांड ये है, हमें दिखाना है कि स्वदेशी मूवमेंट एज एन एंटी पार्टीशन, मतलब कि इनिशियल फेज में एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, एंड बाद में ये मल्टी फेसेटेड मास मूवमेंट, दैट इज मल्टी डायमेंशनल मास मूवमेंट में बदल गया लेटर फेज में। ये है आपके क्वेश्चन के 2 डिमांड, ठीक है, कोर डिमांड्स कह लो, ठीक है, ये हमें एड्रेस करना है। अब हम आते हैं, हमने कोड डिमांड समझ लिया, हम आते हैं स्ट्रक्चरिंग पे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, सिंपल है, इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं जब हिस्टोरिक क्वेश्चन आए ना, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आए ना, तो हम इस तरह से सोच सकते हैं, व्हेन, व्हाई, ये सारा फैक्टर्स हम ला सकते हैं। अगेंस्ट हुम, इस केस में तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे इसको एज अ रिटेलिएशन था, हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेरेशन को लेकर लॉर्ड कर्जन ने जो किया था, तो उसके तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस मूवमेंट को लाया गया था। तो क्यों लाया गया ये भी हम जो है, मतलब मैं इंट्रोडक्शन को भी 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ए में हम दिखा सकते हैं कि क्यों लाया गया, कब लाया गया, कहाँ लाया गया, इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन द सेकेंड पार्ट हम टच कर सकते हैं कि ये एज अ मूवमेंट जो है एंटी पार्टीशन के मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था, एंड बाद में इसके मल्टी डायमेंशनल जो है ना मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर टच कर देंगे तो काइंड ऑफ ये ट्रांजिशन सेंटेंस भी बन सकता है, और एग्जामिनर को हम एक तरह से बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि मैंने दोनों कोड डिमांड्स को समझ लिया है और मुझे वही आपको बॉडी में दिखाना है, ठीक है। आते हैं बॉडी में, सिंपल है, पहले में आते हैं, ए है, एंड दैट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हमने क्या क्या किया होगा, आप जस्ट सोचिए। अभी हमने जो डिस्कस किया ना, रिवीजन एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट का किया था, पॉइंट्स जो जनरेट कर रहे थे, तो सोचिए क्या क्या हमने किया होगा। स्वदेशी की बात की होगी, बाइकॉट की बात की होगी, क्या क्या और हो सकता है, राखी बांधी गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हमने बढ़ावा दिया, ठीक है, हमने मतलब समितिज बनाई, ये इंपॉर्टेंट है समिति, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में इस मूवमेंट को ना इनिशियल फेज में हम इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट या लॉन्च कर पाए, ठीक है। देन वी हैव हड़ताल हुए, ठीक है, ये सारी चीजें हम शो कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपके ए में निकल जाएगा, ए हेडिंग के अंदर, एंड द सेकेंड हेडिंग शुड बी, एंड मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमें दिखाना है कि कैसे ये मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट हो गया। इसके लिए 1900 सेशन वाला जो कांग्रेस सेशन में जो डिक्लेरेशन ली गई थी उसको हम यूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 कांग्रेस सेशन विच वाज आई थिंक कलकत्ता में हुआ था, हाँ कलकत्ता में ही हुआ था। तो अब यहाँ पे जो है कैसे मल्टी डायमेंशनल मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम देखते हैं कि हम एजुकेशन जो है काउंसिल बना रहे हैं, इकोनॉमी से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक तरफ तो हमने बात की कि हम बायकॉट करेंगे, ठीक है, स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या था, उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर जो लेटर फेज में उसमें कर रहे थे, हम भारतीयों को, इंडियंस को बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं और आपको कैसे इस तरह से इसमें वे फॉरवर्ड हम
निकाल सकते हैं या आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हमने जो है ना इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा, इंडियन इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको बढ़ावा देने की बात कही, बैंक्स कोऑपरेटिव्स वगैरह सेटअप किए गए, ठीक है। ये है हो गया एजुकेशन में 2 पॉइंट्स यहाँ जनरेट हो गए, सॉरी इकोनॉमी में। फिर हम आ सकते हैं एजुकेशन में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906, आप लोगों को पता होगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है, वो इसी स्वदेशी मूवमेंट से ही निकल के आया है, ठीक है। ये हुआ, देन वी कैन यूज, एंड 1906 वाला ये जो है वहां से भी आया, आपको पता है कांग्रेस सेशन से भी आया। देन हम यूज कर सकते हैं कि नेशनलिस्टिक जो पढ़ाई है एक तरह से, कि हमारा जो पास्ट रहा है, ग्लोरीफाइड जो पास्ट है हमारा, जो हमारी हिस्ट्री रही है दुनिया में, हमारी हिस्सेदारी रही है ओवर द ईयर्स, हम सोने की चिड़िया थी, ये सारी चीजें है ना, एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंडियंस में कि हम वीक नहीं, हम कमजोर नहीं है, हमारी हिस्ट्री बहुत सुंदर रही है, और हम आज़ादी मतलब काइंड ऑफ आज़ादी ही था, पैसिव रेसिस्टेंस था, तो हम स्वराज की भी बात कर रहे थे, तो फुल फ्लेज नहीं था बट हम इंडिकेट जरूर कर रहे थे अंग्रेजों को। सो ये हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम पॉलिटिकली भी देख सकते हैं कि इसको कैसे ब्रेक करें। तो एक्सट्रीमिज्म जो कांग्रेस के अंदर, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ कांग्रेस बढ़ा, उस फेज की तरफ बढ़ा, एंड स्वराज की मांग शुरू हुई, ठीक है। आज के एज में अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट ने बहुत हद तक इम्पैक्ट किया है, सच कहो तो। जैसे सेल्फ रिलायंस की बात मोदी जी करते हैं तो यहीं से आया। इवन 5 ईयर प्लान्स में सेल्फ रिलायंस वर्ड जो है ना मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ, तो उसको भी आप समझ सकते हो कि उसकी शुरुआत इस स्वदेशी मूवमेंट से हुई। और स्वराज जो आगे इंपॉर्टेंट बनेगा, कांग्रेस इसको मतलब मास लेवल पे जब ले जाएगी और डिमांड करेगी ब्रिटिशर से, 1929 का लाहौर सेशन, वो सब जो है ना उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। पॉलिटिकली ये हुआ। दूसरा पॉलिटिकली ये भी हुआ, दूसरा पॉइंट मैं इस तरह से जनरेट कर सकता हूँ कि नेशनलिस्टिक जो कॉन्शियसनेस है ना उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो इस मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो लोगों में ये मतलब जाग रहे हैं लोग कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। उस तरह से बेस एक बन रहा है, जिसको बिपिन चंद्र पॉल ने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, ये इन लोगों ने, कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। देन जो नेक्स्ट थिंग इज कल्चरली हम शो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि रिवाइवल ऑफ जो इंडियन आर्ट है, ये आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। एंड देन ऑल्सो जैसे वंदे मातरम सॉन्ग जो है उसको गाया जा रहा था, राखी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट डुप्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स ना हो, ए में जो है वो बी में ना आ जाए, ये भी ध्यान रहे। थोड़ा सा चालाकी दिखाना है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा थर्ड जो डिमांड या कह लो हेडिंग बना देंगे, वो है इम्पैक्ट्स क्या हुआ इस मूवमेंट का फर्दर आगे। वो ऐसे भी कर सकते हैं, या इम्पैक्ट्स या जो कंक्लूजन है उसको टुगेदर लिख सकते हैं कि एक तरह से कंक्लूजन में सम अप कर दिया एंड ऐड कर दिया कि कैसे जो है सिग्निफिकेंस रही इस मूवमेंट की, कि फर्दर जो गांधीयन फेज आया, या पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आज इसकी इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है कि कितने सारी चीज़ों का डिस्कशन, या 100 साल पुराना हो गया ना, 120 साल कह लो, तो जो डिमांड्स तब थी वो आज भी हम चाह रहे हैं कि वैसा हम बने, सेल्फ रिलायंट बने, तो यहीं से उसको ब्रेन चाइल्ड यहीं से है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। हम आ जाते हैं हमारे टॉपर्स की कॉपी जो आज की है वो देख लेते हैं एक बार में। उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन मुझे दिखाना है, एंड वैल्यू एडिशन रह गया। मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर एंड कोर डिमांड्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो फिफ्थ पार्ट इज वैल्यू एडिशन। ये टॉपर्स की कॉपीज से हमें देखने को मिलता है। लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, इंट्रोडक्शन ये है कि अक्टूबर 1905 में एंड रिटेलिएटरी मेजर था अगेंस्ट लॉर्ड कर्जन का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेरेशन था, ठीक है। अब इन्होंने एक तरह से ये वैल्यू ऐड किया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों आया उस चीज़ को बता दिया, एंड वही प्रेजेंटेशन पार्ट का रोल है इस वैल्यू एडिशन में। प्रेजेंटेशन बहुत है क्योंकि सबके पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, सब एक ही बुक पढ़ते हैं, सबकी नॉलेज उसी तरीके से डेवलप हुई है, और सब अपने प्रीलिम्स के एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही यूज करेंगे वाइल राइटिंग दिस आंसर। तो ध्यान रहे ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने चालाकी से क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को दिखाया कि ब्रेक द बैकबोन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। डेमोन्स्ट्रेट इंपेरियल पावर्स, ये सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो। अपीज कर रहे हैं मुस्लिम्स को, ये भी, उसको भी हम देख सकते हैं कि एक तरह से डिवाइड एंड रूल में ही हम दिखा सकते हैं कि एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है ना, उसको भी हम मतलब कि इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ना, अपीजमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। इस चीज़ को भी हम शो कर सकते हैं कि कितनी इंटेलिजेंटली जो है ना हमारा जो मतलब कि यूनिटी रहा होगा उसको ब्रेक किया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। या उनके अंदर पैदा डर कर दो,
यहीं से ना फिर ढाका मुस्लिम लीग एंड ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ी थी। तो कि आप सिक्योर्ड नहीं हो इस नेशन में, हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, एंड देन फिर पार्टीशन की तरफ हम देखें तो यहीं से उसका कह लो इंस्पिरेशन यहीं से है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट हमें ना इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने इस तरह से दिखा दिया, हम रेलिवेंट रहेंगे, कोर्ट डिमांड के आसपास ही रहेंगे। फिर ऑल्दो इट स्टार्टेड एज एंटी पार्टीशन, जो है इस तरह से इन्होंने बोलते हैं ना कि ट्रांजिशन, बहुत अच्छे से ट्रांजिशन लाइन यूज कर रहे हैं, बट हेडिंग होनी चाहिए। सो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि हेडिंग को मिस नहीं करना है। हड़ताल से स्ट्राइक्स, जो ए डिमांड है ना उसको एड्रेस कर रहे हैं। सिंगिंग वंदे मातरम एंड टाइंग राखीज फॉर सॉलिडारिटी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्वदेश बंद समिति। देखो 3 पॉइंट्स इन्होंने जनरेट किए, ठीक है। और ये वैल्यू एडिशन, इस पॉइंट को समझ लेना कि ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इसको आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में भी। देन देखिए ट्रांजिशन स्टेटमेंट कितना अच्छा है, देख सकते हो। होएवर देखो एक्सट्रीमिस्ट फेज को यूज करते हुए, उनके लीडर्स को यूज करते हुए ट्रांजिशन करा रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द कोर डिमांड, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेस इन्होंने दिया है, तो उसको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से कि होएवर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय नॉट ओनली स्प्रेड द मूवमेंट बट चेंज इट्स कैरेक्टर, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो, या इट इज अप टू यू कि आप कैसे ट्रांजिशन कराते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोनॉमिक में 3 पॉइंट्स जनरेट कर लिए, ठीक है। एजुकेशन में, देन पेंटिंग एंड लिटरेचर में वही कल्चरल वाला, एंड देन सोशल इंक्लूजन दैट इज जेंडर इक्वालिटी। ये तो जबरदस्ती का पॉइंट है, ठीक है। हुआ होगा ऐसा नहीं है, बट मेजर जो 4 पॉइंट से इन्होंने 4 डायमेंशंस में ब्रेक किए हैं, एंड देन एक एवरेज पॉइंट डाल दिया है। ऐसा टॉपर करते हैं यूजुअली, 2 से 3 पॉइंट अच्छा रहता है, एंड देन एवरेज पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सो दैट स्पेस भी बढ़ जाए और लगे एग्जामिनर को कि हाँ जो है ये इंटेलिजेंटली जो है ना चीज़ों को यूज़ कर पा रहा है, अपने जो लिमिटेड नॉलेज को। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे ना जहाँ पे एग्जामिनर को पता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन आप कैसे स्मार्टली स्पेस भरोगे ना, वो भी चेक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहाँ पे लिमिटेड नॉलेज होते हैं बच्चों के पास। मैं सिखाऊंगा ही, आगे मैं बताऊंगा वहाँ पे कैसे इंटेलिजेंटली स्पेस भरना होता है ना। वो एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आपको, उनको पता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड फिर उन्होंने एक तरह से कंक्लूड कर दिया कि हेंस स्वदेशी मूवमेंट हेल्प यूनिफाइंग द इंडियन सोसाइटी नॉट ओनली पॉलिटिकली बट कल्चरली। तो 2 चीज़ों में ऐसे दिखा सकते हैं कि इसकी वजह से उस समय हुआ था, तत्कालीन कह सकते हैं इम्पैक्ट, बट इसको हम ऐसे सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट में दिखा सकते हैं कि कैसे गांधीयन पेज एंड इवन अभी तक में ये इंस्पायर कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन है। मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे आते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इन्फ्लेशन जो है बढ़ती घटती है वेरियस रीजन्स की वजह से, जो इंटर रिलेशनशिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है करेंसी जो हमारी है, उससे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो हमारी स्कीम्स जो हम मतलब कि एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी, उससे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम्स, इवन हर एक ईयर यू विल सी 1 क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन। तो इसके लिए खुद को तैयार करेंगे। सीपीआई देखेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है। जो मिनिस्ट्रीज हैं, बॉडीज हैं, इसको मेजर करते हैं, उसको देखेंगे। देन द सेकेंड आर्टिकल इज गाजा को लेकर हम देखेंगे अपडेट क्या हुआ है, उसको समझेंगे। देन 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एनवायरमेंट से हैं, इसको देखेंगे, जिसमें कि आर्टिक सील्स जो है उसको देखेंगे। एंड देन वी हैव रेड जो है लिस्ट अपडेट किया गया है जो IUCN का है, उसमें जो आर्टिक रीजन में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, खास करके जो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड जो रेड डेटा बुक है, जो कैटेगरीज होती है, उसमें जो थ्रेट वाला जो कैटेगरी जो हायर लेवल पे जब जाते हैं, थ्रेट जो बढ़ते जाता है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन द 4th आर्टिकल इज स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है, एंड उसके बारे में एक स्टडी हुआ है, आपको पता होगा बिग कैट्स में स्नो लेपर्ड्स आता है, तो उसमें ये स्टडी हुआ है कि सबसे कम वो लिस्ट जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं जितने भी बिग कैट्स होते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि कहाँ उनका हैबिटेट है, कंट्रीज देखेंगे, एंड देन इंडिया में भी देखेंगे स्टेट वाइज, ठीक है। ऑल्सो स्नो लेपर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि हमें ये भी देखना है कि वो जेनेटिकली डाइवर्स कम होते हैं, तो उससे क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन द 5th आर्टिकल है इकोनॉमिक्स में जो
नोबेल प्राइज़ कल दिया गया है उसको देखेंगे, क्यों दिया गया है, क्या उन्होंने स्टडी की है, ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है उसको देखेंगे। एंड खास करके जो ईपीएफओ का आपका एग्जाम है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट, या कोई स्टेट सर्विस एग्जाम देना चाहते हो या रेलवे बैंक, इन सब में ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देन द सिक्स्थ आर्टिकल इज जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है उससे रिलेटेड है। उसमें जो नया स्टडी आया है जो कि उसके लिमिटेड सक्सेस को दिखाता है, उसको हम देखेंगे और क्या करने की ज़रूरत है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और ये मेंस इनरिचमेंट कह लो, या जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है वो 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था, तो इसलिए मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 2 या 3 डेज एगो, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड 2070 का जो हमारा टारगेट है ना कार्बन न्यूट्रल होने का, तो उसमें इस स्कीम का, पीएम कुसुम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना मायने रखता है। एंड द सेवंथ आर्टिकल इज नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइन डेथ राइज स्लाइटली। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो से रिलेटेड जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ने 2023 का डेटा जो है निकाला है, उसमें हम देखेंगे स्टेट वाइज की किस तरह से बर्थ के टाइम जो सेक्स रेशियो है वो जो काउंट किया गया उसको देखेंगे, ठीक है। इसको हम अपने पॉइंट सब्सटेंशिएशन में यूज कर सकते हैं, खास करके जेंडर जो इनइक्वालिटी है या जेंडर बायसनेस है, ऐसे टॉपिक्स जो जीएस 1, 2, 3 में जहां भी दिखते हैं ना वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन आपको अच्छे से पता है, सत्यम सर जो क्लास ले रहे हैं उसमें इतने अच्छे से कल पढ़ा रहे थे, मैंने देखा था, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बखूबी सीख गए होंगे। देखते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो मतलब कि आपको पता होगा सीपीआई जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें मेजर की जाती है। एंड उसकी जो अभी सितंबर मंथ की जो आई है ना डेटा, जो कौन करता है कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, उसमें ये पता चला है कि 1.54% जो है ना वो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है 7 ईयर लो, मतलब कि 2017 में 1.4% था, अभी 7 साल में सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि जो आरबीआई ने बैंड रखा है ना विड्थ की कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन, तो वो है 4:2+2, 4 ± 2, ठीक है। तो ये है हमारा टारगेट, इसके बीच में रेंज में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो लोएस्ट 4 है एंड हाईएस्ट 6 है, तो इससे भी कम हो गया है, ठीक है। तो लोअर लिमिट से भी कम है। जो नया डेटा आया है, अब डेटा जो रिलीज करती है उसमें मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि सर्विस सेक्टर क्या सीपीआई में इंक्लूडेड होता है या नहीं होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा। जैसे मैंने प्रेसिडेंट पूछ लिया जो कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। देन द सेकेंड आर्टिकल इज सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड सीपीआई में होता है नहीं होता है, ये भी पूछा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डिफ्लेशन, या कल आपने पढ़ा होगा या सत्यम सर ने आपको पढ़ाया है, आपको एक्सप्लेन करना है 1 सेंटेंस में कि डिफ्लेशन क्या होता है। सो द करेंट रेट जो है ना इज बिलो द लोअर लिमिट इंडिकेटिंग द डिफ्लेशनरी प्रेशर और सबड्यूड डिमांड, ठीक है। यही है पूरा ये आर्टिकल, आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे थे, मैं तो बहुत सारे डिस्कस कर सकता था, पर वही टाइम कांस्टेंट की वजह से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई के ऊपर रोल है, मतलब मेजर रोल जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का आरबीआई के ऊपर है, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिसीजन होती है, बट आरबीआई का मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एंड सोल नहीं है, अकेला नहीं है आरबीआई, ये ध्यान में रहे, ठीक है। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पहला क्वेश्चन वही है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो आपको ये इसका आंसर देना है। 2022 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें एक हिंट दे देता हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू तभी ज़्यादा रहेगी जब उसकी संख्या कम है। जब उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी मतलब कि संख्या जो है मतलब ज़्यादा होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, या मतलब कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और वही सेम चीज़, मतलब अगर लोगों की संख्या को अगर कांस्टेंट रखें, 10 लोग हैं, 5 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 लोग ही डिमांड कर रहे हैं, तो वो उसकी डिमांड क्या है मतलब कि, और फिर कंपेयर करें कि सेम प्रोडक्ट है जिसको पहले 10 में से 10 लोग मांग रहे थे, अब 10
20 लोग मांग रहे हैं वही 10 प्रोडक्ट को ही। तो अब क्या है ना, संख्या कम हो गया उस प्रोडक्ट का, कंपेयर करें जितना डिमांड था। तो अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलते हैं हम गाजा डिक्लेरेशन में। आपको पता है 2 इंपॉर्टेंट कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसको, एक तो होस्ट कंट्री है, दूसरा अमेरिका लीड ले रहा है। तो होस्ट कंट्री इजिप्ट है। आप लोगों से कल पूछा था कि कैपिटल क्या है इजिप्ट की, तो अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था। तो ये शर्म शेख में हो रहा है। दुनिया के 20 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आई हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुर्की है जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, फ्रांस, इटली, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के जो हेड्स होते हैं वो गए हैं। ये जो गाजा डिक्लेरेशन है, गाजा पीस डिक्लेरेशन, जो 7 अक्टूबर 2023 से चलता आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड इसराइल, ठीक है, तो उस चीज़ को एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है, तत्कालीन, इमीडिएट कह सकते हैं। बट कितने दिन तक ये पीस डिक्लेरेशन चलेगी, इसको फॉलो किया जाएगा दोनों साइड्स की तरफ से, इसराइल एंड हमास की तरफ से, देखते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन एम्स टू सीमेंट अ सीज फायर इन गाजा आफ्टर इजराइल हमास एक्सचेंज हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स। तो 20 जो हॉस्टेजेस, ये 7 अक्टूबर वाला जो इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट, तो उस समय जो जितने लोगों को ले गए थे, तो बहुत को तो मार दिया इन्होंने, 20 जो है ना वो सर्वाइव कर गए, तो उनको वापस कर दिया। उसी तरीके से इसराइल ने जो प्लेस्तीनियन प्रिजनर्स है उनको वापस कर दिया टू हमास। ठीक है, तो यही है, ये पूरा आपको यही समझना है। इसमें फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको हम देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो आर्टिक रीजन है, आपको पता होगा, लोकेशन पता है ना, इसमें कोई डाउट ना रहे, तो वो आइस से कवर्ड रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है पूरे साल। अब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है कि इस यहाँ पे 4x टाइम्स होता है, मतलब कि जितना आप ऑन एन एवरेज देखो ना दुनिया में, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है वो हो रहा है आर्टिक रीजन्स में। अब आर्टिक रीजन में अगर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होगा तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पैक्टेड होगी। अब उसी का एक जो है ना इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, दैट इज हुडेड सील। सील बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी पे देखा होगा कि आर्टिक रीजन में सील्स बहुत होते हैं, ठीक है, ठंडे जगहों पे। तो उन्हीं में 3 इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं, ठीक है, उसके बारे में न्यूज़ है, IUCN ने अपडेट किया है। आप लोगों से एक और क्वेश्चन है कि जो कैटेगरीज होती है ना थ्रेटेंड स्पेसीज की, आपको बताना है मतलब नीचे से ऊपर की ओर, जो एक्सटिंक्ट होता है हाईएस्ट होता है, ठीक है, वो अब स्पेसीज है ही नहीं, मतलब कि अब तो है ही नहीं। तो आपको ये बताना है 6 to 7 आई थिंक कैटेगरीज होती हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, एक्सटिंक्ट लेवल, एक्सटिंक्ट तक जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक। तो आपको ये बताना है सो दैट ये आपका प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाए। साथ में मैं बता देता हूँ डेटा जो आया है, अपग्रेड जो किया गया है, तो आर्टिक सील्स एंड आर्टिक बर्ड्स जो है ना, उनकी जो स्टेटस है ना वो थ्रेट जो मतलब कैटेगरीज हैं उसमें अपग्रेड हुई है, मतलब थ्रेटेंड कैटेगरीज में। तो देखें तो हुडेड सील जो है ना, हमें बस इंफॉर्मेशन याद रखना है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। इंडेंजर्ड स्टेटस दे दिया गया था, पहले ये वल्नरेबल हुआ करता था, ठीक है। एंड बियर्डेड सील एंड हाफ सील जो है ना वो नियर थ्रेटेंड के कैटेगरी में इसको डाला गया। एंड आर्टिक बर्ड्स को भी थ्रेटेंड में डाला गया है, मतलब कि मतलब इस, लेकिन इसको लेकर इस आर्टिकल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमें ओवरऑल समझना है कि आर्टिक बर्ड्स को भी ना एक तरह से उस कैटेगरी में, थ्रेटेंड स्पेसीज वाले कैटेगरी में जो है अपग्रेड किया गया है। मेनली हुडेड सील पे हमें फोकस करना है, जो कि वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको अपग्रेड किया गया है, ठीक है। सो यही है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, एंड दैट इज ऑफ स्नो लेपर्ड्स। आपको पता है बिग कैट स्पेसीज, आपको, हाँ मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया में कितने सारे बिग सारे बिग कैट्स जो स्पेसीज हैं जो कि वाइल्ड में, वाइल्ड समझते हो ना, कि उनको छोड़ दिया गया है जंगलों में कि अपने हिसाब से रहे, जूज वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल कितने बिग कैट स्पेसीज हैं, आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल या 2 साल पे आपको दिख जाएगा, चीता, लॉयन, टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, आपको ये बताना है, ठीक है। हम आते हैं स्नो लेपर्ड पे। एक स्टडी की गई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और उन्होंने ये पाया कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी स्नो लेपर्ड्स की होती है ना वो सबसे कम होती है जितने भी बिग कैट स्पेसीज हैं। इवन चीता से भी कम होती है। चीता जो, जिनकी संख्या सबसे कम है अमॉन्ग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी बिग कैट स्पेसीज हैं उसमें, मे बी मैं गलत हूँ, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो सबसे कम है, क्योंकि हमने उनको बुलाया है, आई मीन उनको मतलब एक तरह से ट्रांसलोकेट किया है फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। आई थिंक चीताज अफ्रीका में अच्छे खासे नंबर में है। तो
हम इसको इस तरह से इसलिए खास करके पढ़ रहे हैं कि चीता से कम है, क्योंकि चीता जो है ना एशिया में, मतलब ईरान छोड़ के सर्टेन नंबर में अब बचा भी नहीं है, तो इसलिए ये ध्यान में आता है। तो ऑल टुगेदर आई जस्ट वांट टू से कि स्नो लेपर्ड की जो ना डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे कम है, स्टडी में निकल आई। ये जो 12 एशियन कंट्रीज है ना जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं इसको भी दिखाऊंगा, अच्छे से बात करूंगा कैसे हम याद रख सकते हैं। तो उसमें जो है स्टडी की गई, उसमें से 37 स्नो लेपर्ड्स लिए गए। टोटल स्नो लेपर्ड्स की संख्या है 5000 से, मतलब 4.5 के से लेके 7.5 के बीच में। तो उन्हीं में से अलग अलग कंट्री से 37 स्नो लेपर्ड्स ली गई और जेनोम सीक्वेंसिंग की गई, मतलब जेनेटिक स्टडी की गई। तो उसी में पता चला कि इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है सबसे कम है। अब हम देखते हैं 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज में। तो सिंपल समझो, जो स्नो नाम ही स्नो लेपर्ड है, तो स्नो जहां होगा वहां पे इनके प्रेजेंस होने के चांसेस हैं। रिमेंबर, हर जगह नहीं होगा, तो ये एशियन कंट्रीज ही हैं। अब जैसे कनाडा है ना, पूरा नदर्न कनाडा कवर्ड है स्नो से, ग्रीनलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वहां भी ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपके साथ यूपीएससी खेल सकता है। तो माई पॉइंट इज कि आपको क्या करना है, कैसे देख सकते हैं। तो पहले तो हिमालयन जो रीजन है उसमें आएंगे। हिमालयन रीजन में 5 कंट्रीज मुझे सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से कह सकते हो दिख रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 हो गए इधर नदर्न साइड में। एंड देन इंडिया के जो कह लो मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका भूटान है एंड नेपाल, ठीक है। तो 5 ये हो गए। 3 जो नदर्न कंट्रीज हैं इंडिया के, जो कि अगर देखें चाइना, मंगोलिया एंड रशिया। रशिया को हम कंसिडर करते हैं ना, एशिया में ही कंसिडर करते हैं। कुछ लोग इसको यूरोप में भी कंसिडर करते हैं, बट अभी हमें याद रखना है 12 एशियन जो कंट्रीज हैं वो स्नो लेपर्ड मतलब कंट्रीज में काउंट होती है। एंड देर आर 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपको पता होगा एससीओ में जो है ना तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो सिमिलरली इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये काउंट करोगे 5 हो गया सब कॉन्टिनेंट वाले कंट्रीज, 3 हो गए जो इंडिया के नदर्न साइड में देखो तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है एक साथ ही, चाइना, मंगोलिया एंड रशिया। 8 ऐसे हो गया। एंड 4 जो एससीओ कंट्रीज है ना सेंट्रल एशियन, वो आते हैं 12 जो है इस मतलब कि स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज में काउंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। और याद रखना कनाडा वगैरह नहीं है, यहाँ पे खेल सकता है यूपीएससी आपसे, क्योंकि स्नो है तो आप मतलब कि आ जाओगे उनके बहकावे में। अब आते हैं आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं। तो स्नो लेपर्ड जो है ना वल्नरेबल है अभी। इनका ये साइंटिफिक नाम है पैंथेरा यूनसिया, ठीक है। एंड 2017 में अगर देखें तो ये पहले इंडेंजर्ड हुआ करता था, तो इनको ना डिमोट किया गया, मतलब कह लो तो वो पॉजिटिव चीज है ना। डिमोट, जितना लिस्ट में नीचे जाओगे उतना बेटर है, और जितना ऊपर जाओगे एक्सटिंक्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सो इनको डिमोट किया गया है, इनकी संख्या इतनी है, मैंने बता दिया। और एक और इन्फॉर्मेशन देना है कि चाइना में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं, देन मंगोलिया, एंड थर्ड नंबर जो है हमारे इंडिया का आता है। और स्टेट वाइज अगर देखें इंडिया में तो सबसे ज्यादा लद्दाख में है, ठीक है। उसी तरीके से हम सक्सीडिंगली आगे बढ़ सकते हैं। तो नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट्स में स्नो लेपर्ड्स की संख्या ज़्यादा है। रीजन बिंग की हाइट जो होनी चाहिए उनके हैबिटेट के लिए वो सफिशियंट है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, यहाँ भी इनकी संख्या है। तो यहाँ भी ट्रैप जो है ना यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है, ठीक है। अब आते हैं ये जेनेटिक डाइवर्स होने का क्या मतलब है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सिंपल है, मुझे यही समझाना था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ना वो क्या होता है, आपके डीएनए में वेरिएशन होना चाहिए अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसीज। अब जैसे एक पार्टिकुलर स्पेसीज है ना, जैसे इंसान है, तो इंसान के अंदर में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ना इस स्पेसीज में, तो सबकी जेनेटिक्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसी को जब हम स्टडी करते हैं ना उसको जेनम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जेनेटिक जो स्टडी होती है, ठीक है। तो अब जो है ना ये सबसे कम पाया गया है स्नो लेपर्ड्स में। मैंने बताया 37 स्नो लेपर्ड्स लिए गए, उस पर उनकी जेनम सीक्वेंसिंग की गई, तो उसमें पता चला कि सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्हीं में है। अब डाइवर्सिटी कम होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फ्यूअर जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू अडेप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस और रेसिस्ट डिजीज, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि उनके अंदर एबिलिटी कम होगी, वो सस्टेन करने की उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। डाइवर्सिटी नहीं है, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगे तो उसको झेल नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए ये स्टडी इम्पोर्टेंट है। और याद रखना, चीता से भी ज़्यादा मतलब कम ये जेनेटिक डाइवर्स स्पेसीज हैं बिग कैट में। द स्टडी फाउंड स्नो लेपर्ड्स, वही चीज़ है, लोएस्ट अमंग बिग कैट्स। ठीक है, लेट अस गो टू द फिफ्थ आर्टिकल। और इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। नोबेल प्राइज जो है इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, और भी जो अदर एग्जाम्स हैं। अभी ईपीएफओ आ रहा है। अब मैं बस बेसिक बता देता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा किया है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। 3 लोग हैं, जोएल मोकेयर, फिलिप एगियोन एंड पीटर हॉबिट। अब नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इनके अकॉर्डिंग सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, सस्टेन्ड अगर ग्रोथ किसी इकोनॉमी की होनी है तो आप ना इसको पहले तो आप इसको ना फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। अगर ग्रो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रोथ रेट हाई है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि हमेशा रहेगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, और क्या करनी पड़ेंगी, यही है इनकी स्टडी। सो व्हाट दे हैव सेड टुगेदर, फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आपको सस्टेन करने के लिए इनोवेशन करना पड़ेगा, खास करके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्होंने उठाया है। अब देखते हैं क्या है। तो जोएल मोकेयर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन को यूज किया कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से सस्टेन ग्रोथ रहती है। ये जोएल मोकेयर ने शो किया। टेक्नोलॉजी के इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से कैसे जो है सस्टेन ग्रोथ रहती है, फर्स्ट थिंग। एंड इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल को मतलब कि एक तरह से डेवलप किया। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, डिस्क्राइबिंग हाउ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स रिप्लेस ओल्ड वंस। मतलब जो ग्रोथ सस्टेन्ड चल रही है ना, तो कैसे नए इनोवेशन की वजह से, एक तो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को टच किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से ही सस्टेन ग्रोथ रहती है। और कैसे डिस्ट्रक्शन होती है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो पुराने टेक्नोलॉजिकल, जैसे अभी कुछ साल पहले क्या हम कर रहे थे, लैंडलाइन फोन का यूज कर रहे थे, फिर हम मोबाइल पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कैसे रिप्लेस करता है इकोनॉमी में, सस्टेन ग्रोथ मेंटेन रहे, तो उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यही इन दोनों का तीनों का ये मतलब स्टडी है, डेमोन्स्ट्रेशन है सस्टेन ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम सूर्य घर बिजली योजना 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको फेब 2024 में लॉन्च किया था। एंड मिनिस्ट्री पता है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेनेबल एनर्जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एंड देन हम इस पे आएंगे कि क्या डेटा हमारे पास आया है। तो सिंपल है कि इसमें टारगेट ये किया गया था कि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है ना, बाय फिजिकल ईयर 2027 तक हमें इंस्टॉल करना है। मतलब कि अगर आपने पीएम कुसुम पढ़ा होगा, तो पीएम कुसुम में क्या हमने कौन से स्पेस को यूज किया है, सोलर एनर्जी को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। दैट इज जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, उसको हम यूज कर रहे हैं पीएम कुसुम में। बट व्हेन इट कम्स टू प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर जो मतलब जो रूफ टॉप्स है ना, उसमें जो उस पर जो सनलाइट आती है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और ये तय किया गया था ऐसे 1 करोड़ रूफ टॉप्स होने चाहिए। ठीक है, ये टारगेट है 2027 तक। अब हम देखते हैं कि और प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, इस स्कीम से इस तरह से होगा। ठीक है, एंड सब्सिडीज दी जाएगी अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस तय किया गया था कि सरकार प्रमोट करेगी, हेल्प करेगी, सो दैट जो लोग हैं ना अपने रूफ टॉप पे इस तरह से जो है ना मतलब सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट के लिए डिवाइसेस हैं वो उसको लगा पाए। ठीक है, तो अब इसी स्कीम में हमें यह देखना है कि क्या अभी तक अपडेट है, मतलब लिमिटेड सक्सेस अभी तक मिला है। जहां तक एप्लीकेशन की बात की जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब नियर 4-fold इंक्रीज हुआ है एप्लीकेशन में, कि लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हैं। दे वांट कि उनके रूफ टॉप पे ये मतलब डिवाइसेस जो भी हैं इंस्टॉल की जाए। ठीक है, लेकिन जो डेटा आया है उसमें ओनली 13.1% ऑफ द टारगेटेड 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड। जितना टारगेट किया गया, कितना टारगेट किया गया, 1 करोड़ बाय 2027 फिजिकल ईयर, उसमें बस 13.1% ही इंस्टॉल हुआ है।
एक चीज। सेकेंड डेटा है जितना आपने मतलब आउटलेट रखा है इस स्कीम के लिए, जो सब्सिडीज के थ्रू आप दोगे लोगों को, उसमें 65 पॉइंट या सिर्फ 65,700 रुपीज आपने करोड़ रुपीज आपने रखा है। तो उसमें बस 14.1% ही डिस्पर्स्ड हुए हैं सब्सिडीज के रूप में। अब देखो, लोग उत्सुक हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट उसको आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न आपको पता ही होगा कि जो प्रोसीजरल डिलेज होते हैं ना, उसकी वजह से। तो रीजन्स इंक्लूडेड टार्डी अप्रूवल प्रोसेस। अब देखो, अप्रूव होने में कितना समय लगता है? 45 to 120 डेज, ठीक है, जिसमें कि मीटर शॉर्टेजेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंज्यूमर्स, इंस्टॉलर्स एंड डिस्कॉम्स, इसकी वजह से जो है इंस्टॉलेशन में मतलब कि रैपिडनेस नहीं दिख रही है, बहुत स्लो है प्रोसेस। तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। इस डेटा को स्टडी करने के बाद समझ आया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि टारगेट जो है हमें अचीव करना है बाय 2027 1 करोड़, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 30 गीगावाट। ठीक है, यही है ये मुफ्त बिजली योजना। आपको समझ आ गया होगा। एंड द लास्ट आर्टिकल, जिसको मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल में काउंट करते हैं आज, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई जो है ना, अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023। अब मैं बता देता हूं कि 2023 का ये डेटा है जिसको मेंटेन करती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द, इसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब आपको, आपके लिए क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ठीक है, ओके। सो अब जो डेटा आया है उसमें हमें प्रमुख दो चीजों पे फोकस करना है मेनली। फर्स्ट इज सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये 2023 का डेटा है, ठीक है। इससे पहले 2022 का आया होगा एंड 2021 का आया होगा, इस तरह से कंपेयर होगा। अब हम आते हैं कि सेक्स रेशियो एट बर्थ में हाईएस्ट जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब कि जब जन्म होता है ना, एट दैट टाइम, तो मतलब मेल फीमेल की संख्या जो है ना, कंपैरिजन हो रहा है, तो 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हुए हैं, ये कंपैरिजन है। सो अरुणाचल में हाईएस्ट है, दैट इज 1085 फीमेल्स होते हैं पर 1000 मेल्स जो बर्थ हो रहा है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने मेल्स हो रहे हैं 1000 उसके कंपैरिजन में। और ये लोएस्ट है इन झारखंड, 899 फीमेल्स होती हैं, फिर बिहार एंड देन तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक है, तो झारखंड बिहार जो है एक साथ में ही स्टेट्स रहे एंड बाद में डिवाइड हुआ, तो ये वहाँ पे अगर बात करो सेक्स रेशियो एट बर्थ पे तो लोएस्ट है। और हाईएस्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब जहाँ तक डेथ्स की बात की गई है इस डेटा में, तो डेथ्स जो है ना, स्लाइट इंक्रीज हुआ है 86.5 लाख, ओके, जो कि 86.6 लाख 2023 में था, मतलब है। एंड जो स्टडी अभी रिसेंट आई है एंड 2022 में इट वाज 86.5, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। बट एक चीज इसमें और ऐड करूंगा कि लॉकडाउन में जो 2021 का डेटा आया था ना, उसमें करीब 20 लाख लोग ज़्यादा हो गए थे। मतलब पता ही है लॉकडाउन में सेकेंड वेव में कितने लोगों की एक्सेस ऑफ 21 लाख डेथ्स फ्रॉम 2022 काउंट। मतलब 2020 और 21 के बीच में जब कंपैरिजन किया गया था ना, तो 20 लाख लोग ज़्यादा मरे थे। ऑब्वियसली जो सेकेंड वेव आया था ना कोविड का, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आज डिले हुआ, रीजन बिंग कि मैंने इसे 3 बार रिकॉर्ड किया है। कभी मतलब प्रोसीजरल डिले क्यों बोल रहा हूँ, कभी स्पेस फील हो गया, कभी कुछ और रीज़न था, आई डोंट नो, वो अपने आप बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको बेटर वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में आपको पहुंचाना है, तो हो सकता है मेहनत करनी पड़े, तो कर लेंगे। आप लोगों को बस ये करना है कि कॉपी 7 to 9 PM सबमिट करना है। प्रीलिम्स ड्रिल जो है, जिसको हम चक्रव्यूह भी कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको मतलब आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग इज मतलब ऐसे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ये तो आप टाइम तो निकल चुका है अभी, लेकिन कल के लिए है ये, आगे के लिए। एंड कल से 10 AM पे ही 10 to 10:15 AM के बीच में ही आएगा। सत्यम सर की क्लास आएगी, उसके बाद ही आ जाएगी। 5 मिनट 7 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने एक्सटेंड कर दिया है कि 5-7 मिनट का, क्योंकि 40 to 45 मिनट्स की हमारी वीडियोज़ होती है। सो वही है, कंटिन्यू करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक बता दूंगा एंड टॉपर्स की कॉपी से सीखेंगे। एंड एक रिविजन वाला जो प्लान डाला है ना, छोटा सा 1-2 मिनट का, वो अब और ज़्यादा निखर के आएगा और अच्छे आंसर्स लिख पाओगे और अच्छे वे में सोच पाओगे और डायमेंशंस क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।